नमस्कार दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन जौनपुर चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार बहुत दिन के बाद आप सबके सामने हम एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। आज यह बताने कि जैसे कि फरवरी के महीने में प्रथम सप्ताह के लास्ट से बीएड प्रथम सेम की परीक्षा होने वाली है, इसलिए हम आप सबके लिए कुछ विचारक ऐसे लाए हैं कि जिनका परीक्षा में प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा और इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा कि कैसा कैसा प्रश्न बीएड प्रथम सेम में आता है। तो आज हम आपको सबसे पहले बताने चल रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन दर्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा के उद्देश्य और रविन्द्रनाथ टैगोर जो शांति निकेतन की स्थापना किया था वो कब हुआ था, इन सब से प्रश्न परीक्षा में आपको मिलेंगे। तो इसलिए ध्यान से आप इस क्लास को देखिएगा और लास्ट तक। हमारी क्लास जो है अखिलेश एजुकेशन जौनपुर, ये रोज़ शाम को 6 बजे लाइव होती है। आप देखते रहिएगा कि जिससे आपको आने वाले परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे और हर सब्जेक्ट से जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के क्लास हमारे यहाँ चलते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं बीएड फर्स्ट सेम के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका जीवन, वैसे तो परीक्षा में इनका जीवनी नहीं पूछा जाता है, जीवनी नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है हम आपको बताने चल रहे हैं, आप वीडियो से बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम किसके बारे में बताने चल रहे हैं। हम बताने चल रहे हैं आपको रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर, सबसे पहले थोड़ा सा 2 मिनट में इनका जीवन परिचय देख लीजिए, इसके बाद जो परीक्षा से संबंधित है उसको हम बता रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता के जोड़ा साको ठाकुरबाड़ी में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम शारदा देवी था, पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। ये 1863 ईस्वी में इनका विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम था मृणालिनी देवी। इनका विवाह हुआ और इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और संघर्ष इतना ज़्यादा किया कि इनको महाकवि भी कहा जाता है, कहानीकार भी कहा जाता है और रचनाकार भी कहा जाता है, और ये बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के थे। तो आइए हम आपको इनकी पहले प्रमुख कृतियां बता देते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी रचना किया था। इन्होंने गीतांजलि और गीताली, कथा ओ कहानी, शिशु भोलानाथ, कारिका, खेया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इन्होंने, टैगोर बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे, बचपन से ही ये बहुत प्रतिभाशाली थे। वे एक महान महाकवि, कहानीकार, उपन्यासकार, गीतकार, साहित्यकार, नाटककार, चित्रकार भी थे। अब अकेले एक ऐसे महाकवि हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर अकेले एक ऐसे महाकवि हैं जिनकी 2 रचनाएं भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनी है। भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनी है। 1902 से लेकर के 1907 ईस्वी के बीच में इनकी जो पत्नी थी मृणालिनी और इनके 2 बच्चे थे, उनका जीवन समाप्त हो गया। इनके पत्नी और इनके दोनों बच्चों का मृत्यु हो गया। तो इस प्रकार से इनका छोटी सी जीवनी हमने आपको बता, जो कि महत्वपूर्ण ये नहीं है बीएड के लिए, महत्वपूर्ण ये है कि इनका शिक्षा दर्शन क्या है। इनका शिक्षा दर्शन क्या है, तो आइए हम इनके शिक्षा दर्शन के बारे में बताते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत, रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत। आइए, जो परीक्षा में पूछता है, रविन्द्रनाथ टैगोर
रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन, इसी से इम्पॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत क्या है। तो आप एक एक पॉइंट इसको ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और प्रतिवर्ष रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड एक प्रश्न अवश्य आता है। या तो परीक्षा में पूछेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन का वर्णन कीजिए, या तो ये पूछेगा रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के कितने उद्देश्य हैं, या तो ये पूछेगा रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन दर्शन का उल्लेख कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, आपको इससे रिलेटेड एक प्रश्न बीएड प्रथम सेम में अवश्य आता है। तो आप देख रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन के बारे में हम बताने चल रहे हैं। इनका शिक्षा दर्शन महत्वपूर्ण 8 है, 8 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से लिख भी लीजिएगा। वैसे हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, आपको हम पढ़ा भी चुके हैं कि इनका शिक्षा दर्शन क्या है। तो आइए नंबर 1 पे हम आते हैं कि इनका शिक्षा दर्शन क्या है। इनका पहला शिक्षा दर्शन है कि छात्रों में संगीत, अभिनय, चित्रकला की योग्यता का विकास किया जाना चाहिए। छात्र हैं तो उनके अंदर संगीत का, अभिनय का, चित्रकला का आदि योग्यताओं का विकास करना चाहिए। इनका पहला शिक्षा दर्शन था। दूसरा इनका शिक्षा दर्शन है कि छात्रों को भारतीय विचारधारा का स्पष्ट ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। इनका तीसरा शिक्षा दर्शन था छात्रों को उत्तम मानसिक भोजन दिया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उत्तम भोजन करता है तो उसका मस्तिष्क भी विकास अच्छे ढंग से करता है। अगर कोई खाने के लिए परेशान है तो उसका मानसिक विकास भी नहीं करेगा। कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहनता है तो उसका मानसिक विकास नहीं करेगा। ये रविंद्रनाथ टैगोर का कहना है। तो आइए हम इनके चौथे शिक्षा दर्शन पे बात करते हैं कि इनका चौथा शिक्षा दर्शन क्या है। छात्रों को अनैतिक से दूर, छात्रों को अनैतिक से दूर प्रकृति के घनिष्ठ संपर्क में रह करके शिक्षा देनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि बच्चों को शिक्षा दीजिए एक बड़े से भवन के अंदर नहीं, प्रकृति के, जहां पर प्रकृति का उनको एहसास हो, अनुभव हो, वहां पर बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। अब पांचवा शिक्षा दर्शन हम आपको बता रहे हैं। इन्होंने क्या कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए। शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए, जैसे कि बच्चों को शिक्षा इस प्रकार से दिया जाए कि ताकि वो पढ़ करके आगे चल करके समाज में, राष्ट्र में कुछ विकास कर सकें। रविंद्रनाथ टैगोर का एक कहना था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना अगला शिक्षा दर्शन छठवां इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि शिक्षा की समुदाय, शिक्षा का समुदाय के जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। जो बच्चे होते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इनको अगर कोई गलती करते हैं तो गलती करने के बाद इनको दंड नहीं देना चाहिए। बच्चों को एक समुदाय में रख करके उनको शिक्षा देनी चाहिए ताकि ये भविष्य में चल करके आप राष्ट्र के निर्माण कर सकें। इसके बाद इन्होंने अपना सातवां शिक्षा दर्शन क्या कहा? इन्होंने सातवां शिक्षा दर्शन दिया था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा हो, कहीं से भी हो, चाहे यहाँ से हो, चाहे केरल से हो, चाहे असम से हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश से हो, अगर आपके यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसे उसके मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा अपने शिक्षा दर्शन में कहा है, जो कि हमेशा परीक्षाओं में आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन का वर्णन कीजिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, इनका शिक्षा दर्शन जो हम आपको बता रहे हैं इसको नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आगे हम आपको बताने चल रहे हैं इनका 7वां जो हम आपको बताए कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। अब हम आपको 8वां बताने चल रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने 8वें शिक्षा दर्शन में क्या कहा था। इन्होंने 8वें शिक्षा दर्शन में कहा था कि जनसाधारण को शिक्षा देने के लिए देसी जो प्राथमिक विद्यालय हैं, देसी प्राथमिक विद्यालय जो वर्षों पहले बंद हो चुके हैं उन्हें जीवित करना चाहिए। देसी विद्यालय का मतलब जो पहले आपके गांव में पड़ोस में जो प्राथमिक जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें बच्चे नहीं जा रहे हैं। इनका कहना है कि सबसे पहले देसी विद्यालय को जीवित किया जाए। अगर देसी विद्यालय जीवित हो जाते हैं तो आज के युग के जितने भी बच्चे हैं सबका मानसिक विकास बहुत तीव्र होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये हम रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन के बारे में आपको बता रहे थे कि इनका शिक्षा दर्शन परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। अगर परीक्षा में आ गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन का उल्लेख कीजिए तो आप ध्यान दीजिएगा, इनका शिक्षा दर्शन 8 पॉइंट में है। ये 8 पॉइंट आप याद रखिएगा, जिससे भविष्य में परीक्षा जैसे फरवरी के प्रथम सप्ताह के लास्ट चरण में सब परीक्षा होने वाला है। आप ध्यान दीजिएगा कि जिससे कि ये जो टॉपिक हम बता रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का, इनसे रिलेटेड एक प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे। तो आइए हम आपको आगे बताने चल रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, इसको देखिएगा। अब आइए हम आपको आगे बताने, रविन्द्रनाथ टैगोर का हम जो आपको शिक्षा दर्शन बता रहे थे, अब हम आपको बताने चल रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो आइए देखते हैं। एक पॉइंट हम आपको बताया रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन क्या क्या है। अब दूसरा हम बता रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। रविन्द्रनाथ टैगोर, आइए देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, आइए देखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के कितने उद्देश्य हैं? 6 उद्देश्य। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के 6 उद्देश्य हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, हम 6 उद्देश्य आपको बताने चल रहे हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछता भी है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, जो कि इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य 6 है। 6 जो कि आता है, कभी कभी 7 आता है, लेकिन महत्वपूर्ण 6 ही उद्देश्य हैं। हम आपके सामने लिखे भी हैं कि इनका उद्देश्य कितना है, 6 उद्देश्य है, लेकिन कहीं कहीं आपको किसी किताब में लिखा हुआ मिलेगा 7वां भी है। तो आइए सबसे पहले हम आपको पहला बता रहे हैं, शारीरिक विकास। टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य 6 हैं और पहला उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास। अगर मनुष्य किसी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ के टीचर अगर उनके मन को दबाव डाल करके, देखा जाता है कि विद्यालयों में टीचर ऐसा दबाव बनाते हैं कि बच्चे भय, उनके अंदर डर पैदा हो जाता है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं अपने शारीरिक विकास के उद्देश्य में? इनका कहना है कि टैगोर का विश्वास था कि स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर परम आवश्यक है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनका स्वस्थ मन हो, और स्वस्थ मन रहेगा स्वस्थ शरीर रहेगा। अगर स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ मन भी रहेगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर परम आवश्यक है।
दूसरा पॉइंट है मानसिक विकास। दूसरा पॉइंट है मानसिक विकास। ये उद्देश्य हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य जो कि हम बताए कि 6 हैं। पहला आपको बताया शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास। इन्होंने मानसिक विकास के बारे में क्या कहा? प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही सच्ची शिक्षा है। मतलब समझ रहे हैं कि आदमी या आप या हम अगर कहीं पर हैं, एक जीवित व्यक्ति को जानने का जो प्रयास हम करते हैं, एक जीवित व्यक्ति का मरने के बाद तो सब लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति बहुत अच्छा था, वो चला गया बेचारा, लेकिन इनका कहना है कि जीवित व्यक्ति जो इस समय जीवित व्यक्ति है उनको जानने का प्रयास करना ही सच्ची शिक्षा है। इससे जानने की शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार से जानने की शक्ति का विकास होता है। आगे है तीसरा, इनका जो शिक्षा का उद्देश्य है, तीसरा क्या है? नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास तीसरा उद्देश्य है। इसमें इन्होंने क्या कहा है? इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा कि क्या आवश्यक होता है? टैगोर ने इस बात पर बहुत बल दिया। टैगोर ने इस बात पर बहुत बल दिया कि शिक्षा का उद्देश्य नैतिक तथा आध्यात्मिक होना चाहिए। नैतिक तथा आध्यात्मिक होना चाहिए। ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। जो 6 उद्देश्य हम बता रहे हैं ये आपके परीक्षा में आ सकता है, जो कि फरवरी में होने वाला है। आगे हम आपको बताने चल रहे हैं इनका शिक्षा का उद्देश्य चौथा क्या है कि समस्त शक्तियों का विकास करना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि व्यक्ति, बच्चे, बालक, इनका जो होता है समस्त शक्तियों का विकास करने के लिए इन्होंने बहुत जोर दिया है। समस्त शक्तियों का विकास कैसे किया जाएगा ये भी इन्होंने बताया है। बालक के सभी सुसुप्त, चाहे छोटा बालक हो चाहे बड़ा हो, सबके अंदर प्रतिभा होती है। सबके अंदर प्रतिभा होती है, बस अंतर ये होता है किसी के अंदर जागृत होती है और किसी के अंदर सुसुप्त होती है। रहती सबके अंदर है। कोई बोल पाता है, कोई नहीं बोल पाता है। जो बोल देता है तो कहा जाता है कि देखिए इनके अंदर बहुत ज़्यादा शिक्षाएं हैं, बहुत ज्ञान भरा हुआ है। और जो नहीं बोल पाते हैं उनके अंदर ही दबी की दबी रह जाती है। इसीलिए इन्होंने कहा है समस्त शक्तियों का विकास किया जाए। बालक के सभी सुसुप्त शक्तियों का विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। जो बच्चे होते हैं जानकारी उनको भी है। अगर किसी से पूछा जाता है, छोटे बच्चे हैं उनसे पूछा जाता है तो कुछ बच्चे हैं उत्तर दे देते हैं, कुछ बच्चे हैं उत्तर नहीं दे पाते हैं। जो बच्चे उत्तर नहीं दे पाते हैं ऐसा नहीं है कि उनके अंदर ज्ञान, माने कि सुसुप्त जो है ज्ञान अंदर है लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? उनको आत्मविश्वास की कमी है। इसी आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि बालक के सभी सुसुप्त शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। टैगोर एक महान व्यक्तिवादी थे। टैगोर एक महान व्यक्तिवादी थे। इन्होंने कहा भी है कि सुसुप्त माने कि होता है जागते रहना, सोते रहना। जागृत भी रहता है और माने कि सोया भी रहता है। अगर उसको कोई प्रयास ऐसा करेगा कि उनके अंदर से उस शक्ति को बाहर निकाल देगा तो वही सबसे योग्य टीचर होता है। तो आइए हम इनके बारे में आपको अगली बात बताते हैं। जो 5वां शिक्षा का उद्देश्य है जिसे कहा जाता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में इन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, अपने उद्देश्य में बताया है कि टैगोर व्यक्तिवादी होने के साथ साथ समाजवादी भी थे। व्यक्तिवादी होने के साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर जी समाजवादी भी थे। वे जितना महत्व व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व के विकास को देते थे उतना ही महत्व सामाजिक सेवा में भी देते थे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का हम आपको 5वां शिक्षा का उद्देश्य बता रहे थे। अब 6वां उद्देश्य इनका क्या है देख लीजिए और साथ साथ में आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। नोट इसलिए कर लीजिएगा कि क्योंकि ये परीक्षा में अवश्य आएगा।
जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो हम बता रहे हैं, इनका शिक्षा दर्शन, इनका जीवन दर्शन, इनका शिक्षा के उद्देश्य जो बता रहे हैं, आपको परीक्षा में फरवरी में ही आपको बीएड का जो फर्स्ट सेम की परीक्षा है होने वाली है, उसमें आपको ये प्रश्न अवश्य मिलेगा। तो आइए हम आपको आगे बता रहे हैं इनका छठवां शिक्षा का उद्देश्य। छठवां शिक्षा का उद्देश्य क्या है? छठवां शिक्षा का उद्देश्य है राष्ट्रीयता का विकास। राष्ट्रीयता का विकास। इन्होंने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रवादी होने के नाते शिक्षा को राष्ट्र प्रेम की ओर, शिक्षा को राष्ट्र प्रेम की ओर आकर्षित किया और उन्हें राष्ट्रीय एकता की अनुभूति कराई। इनका ये 6 राष्ट्र जो शिक्षा के उद्देश्य थे हमने आपको बताया। अब इसके आगे जो कहीं कहीं दूसरी किताब में इनका 7वां भी शिक्षा का उद्देश्य मिलता है, उसको हम आपको बता दे रहे हैं, जो कि लेकिन मुख्य उद्देश्य 6 ही होता है। ध्यान रखिएगा, मुख्य उद्देश्य 6 होता है। कहीं कहीं किसी दूसरी किताब में भी 7वां मिल जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। 7वां शिक्षा का उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। शिक्षा के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है कि शिक्षा के माध्यम से वे विश्व में एकता स्थापित कर सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने 7वें शिक्षा के उद्देश्य में कहा है कि शिक्षा के माध्यम से वे विश्व में एकता स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारी बातें बताई और शिक्षा का उद्देश्य इन्होंने इस प्रकार से वर्णन किया है। आप लोग इस शिक्षा के वर्णन का जो इनका उद्देश्य है इसको ध्यान से देख लीजिएगा, जिससे कि परीक्षा में आप बैठते समय आपको ये ध्यान रहे कि इनका उद्देश्य कितना होता है। आइए हम चर्चा करेंगे अब इनके अगले पॉइंट पर कि इनका पाठ्यक्रम कैसा होता है। इनका पाठ्यक्रम शिक्षण विधियां अब आएंगे। इसके बाद जो शिक्षण विधियां हैं इनका किस प्रकार से हैं, और आपको हम ये भी बताने चल रहे हैं सबसे पहले पाठ्यक्रम। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार इनका पाठ्यक्रम क्या है, आइए देखते हैं। पाठ्यक्रम, तीसरा पॉइंट है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम ये है। अब इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने पाठ्यक्रम में क्या क्या कहा है। इन्होंने क्या कहा कि बच्चों के लिए पाठ्यक्रम कैसा आवश्यक है, किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। अब आइए देख लीजिए कि इन्होंने पाठ्यक्रम में कैसी व्यवस्था करवाई। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहले इन्होंने पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा भाग? सबसे पहला इन्होंने रखा विषय। सबसे पहले इन्होंने रखा पहला विषय कि विषय किस प्रकार का होना चाहिए, जो बच्चे पढ़ते हैं विषय किस प्रकार का होना चाहिए। तो इन्होंने विषय में मातृभाषा रखा। सबसे पहले रखा मातृभाषा। और मातृभाषा किस प्रकार का होना चाहिए, यानी कि बच्चा जहां का रहने वाला हो वहीं का मातृभाषा में उनको शिक्षा दिया जाए। इसलिए इन्होंने पाठ्यक्रम में सबसे पहले रखा क्या? मातृभाषा। मातृभाषा के बाद इन्होंने संस्कृत रखा, फिर अंग्रेजी रखा, इतिहास रखा, भूगोल रखा, प्रकृति का वातावरण रखा, क्योंकि प्रकृति के प्रेमी भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृति प्रेमी थे और उन्होंने प्रकृति वातावरण भी रखा और साथ में कला रखा और संगीत रखा। इन्होंने पाठ्यक्रम में सबसे पहले नंबर पॉइंट में इन्होंने विषय में रखा था मातृभाषा, भूगोल, इतिहास, अंग्रेजी, संस्कृत, प्रकृति, वातावरण, कला और संगीत। अब इनका दूसरा पाठ्यक्रम का दूसरा चरण क्या है? उपयोगी वस्तुएं। उपयोगी, दूसरा उपयोगी वस्तुएं। इन्होंने उपयोगी वस्तुओं में क्या रखा? इन्होंने कहा उपयोगी वस्तुओं में बच्चे स्कूल में आने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद घर जाएं तो क्या करें। घर जाने के बाद इन्होंने कहा कि वो घर पे जा करके बागवानी लगाएं, कृषि करें, क्षेत्रीय अध्ययन करें, सेवा का कार्य करें। दूसरे चरण में, ये पाठ्यक्रम के दूसरे चरण में इन्होंने ये बताया। तीसरे चरण में इन्होंने क्या कहा?
तीसरे चरण में इन्होंने क्या कहा, तीसरे चरण में भी इन्होंने, यानी कि तीनों चरण में इन्होंने शिक्षा का उद्देश्य ध्यान में रखा कि इस प्रकार से बच्चे शिक्षा को ध्यान रखते हुए कार्य भी करेंगे और शिक्षा के अनुसार उनका ज्ञान भी बढ़ेगा। तो इन्होंने अन्य क्रियाएं किया। तीसरा चरण था अन्य क्रियाएं। तीसरा चरण था अन्य क्रियाएं। अन्य क्रियाएं में इन्होंने क्या कहा, अन्य क्रियाओं में इन्होंने कहा कि बच्चे खेल कूद करें, दौड़ें धूपें, खेल कूद करें और नाटक खेलें, संगीत करें, मौलिक रचना करें, नृत्य करें, पाठचर्या में इन्होंने क्या कहा कि रोज का जो पाठचर्या होता है, जो हमेशा का पाठचर्या होता है, ये सब करते रहें, खेल कूद करें, नाटक करें, नृत्य करें, संगीत करें, मौलिक रचना करें। और रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार जो पाठचर्या, पढ़ने का जो समय होता है किस प्रकार से होना चाहिए, 10 + 2 + 3, यानी कि 10 + 2 = 12, 3 = 15, 10 + 2 10 + 2 + 3 शिक्षा संरचना के अनुकूल हैं। तो आइए हम आपको अब बात करेंगे, आप सबको ये बताएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षण विधियां कौन कौन सी थी। तो आइए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां कैसी थी, शिक्षण विधियां किस प्रकार की थी, और इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस प्रकार से कहा कि ये भी आवश्यक है शिक्षण विधियां। जैसे कि इन्होंने बताया रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन क्या क्या थे, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, फिर पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, 3 प्रकार का होना चाहिए, विषय होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए और अन्य क्रियाएं भी होनी चाहिए, अन्य क्रियाएं भी होनी चाहिए। और चौथा है शिक्षण विधियां। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए। तो आइए इस पे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में इसके पहले 2018 में आया था, 2018 में आया था कि रविंद्र के अनुसार शिक्षण विधियां 6 होती हैं, इनका वर्णन कीजिए। या इस प्रकार से इस बार पूछ सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर का ये जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियां, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसको हम बता रहे हैं। पहला, इनका पहला शिक्षण विधि है भ्रमण के समय पढ़ना। इन्होंने विशेष करके बच्चों से कहा कि आप सब भ्रमण करते समय, कहीं जाते समय, कहीं दूर जा रहे हैं या अपने ननिहाल ही जा रहे हैं, तो आने और जाने में भ्रमण के समय जो चीज आप देखते हैं, देख करके उनके शक्तियों का जो विकास होता है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि भ्रमण के समय पढ़ना मानसिक शक्तियों का विकास होता है। भ्रमण के समय पढ़ना मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इनका शिक्षण विधियां पहला था। दूसरा शिक्षण विधि क्या है? दूसरा शिक्षण विधि है वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तरी विधि। वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तरी विधि इनका दूसरी विधि है। इन्होंने इसमें क्या कहा कि समस्याओं का हल, वाद विवाद और प्रश्नोत्तरी विधि में समस्याओं का हल वाद विवाद के द्वारा, प्रश्नोत्तर पूछा गया उसके द्वारा, इससे बच्चे क्या होता है कि समस्याओं का हल आपस में निकाल लेते हैं। तीसरा इन्होंने शिक्षण विधि क्या कहा? तीसरी शिक्षण विधि थी क्रिया विधि। तीसरी शिक्षण विधि थी क्रिया विधि। इनके अनुसार क्रिया विधि, क्रिया शरीर एवं मस्तिष्क दोनों को शक्ति देती है। इन्होंने कहा क्रिया यानी कार्य, कार्य करने पर शरीर एवं मस्तिष्क दोनों को शक्ति देती है और दोनों का विकास होता है। अगर कार्य करने से हमारा शरीर, हमारा जो मस्तिष्क होता है, दोनों अगर शक्तियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, इसीलिए इन्होंने कहा कि क्रिया विधि के द्वारा भी शिक्षा ग्रहण किया जा सकता है। फिर उन्होंने बताया कि चौथा शिक्षण विधि इन्होंने क्या बताया कि मातृभाषा द्वारा शिक्षा दिया जाना चाहिए।
अगर बच्चे आ रहे हैं, शिक्षा का सरलतम माध्यम मातृभाषा होता है। इसलिए बच्चों को शुरू में, नवजात शिशु हैं तो उनको शुरू में शिक्षा कैसी देनी चाहिए, उन्हीं के मातृभाषा में देना चाहिए या तो उन्हीं के क्षेत्रीय भाषा में उनको शिक्षा देनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने पांचवा बताया खेल द्वारा शिक्षण। खेल द्वारा जो शिक्षण दिया जाता है किस प्रकार से हो, खेल द्वारा जो शिक्षण दिया जाता है ये शिक्षा सबसे उत्तम होता है। खेल खेल में सीखना, बच्चे गेंद खेल रहे हैं और गेंद खेलते समय उनको एक शिक्षा मिलती है कि ये गेंद हमने पैर से मारा, ये गेंद हमने किस प्रकार से बैट से मारा, तो इससे क्या होगा, क्रिया भी होगा और क्रिया माने कार्य करेंगे तो इनका शरीर एवं मस्तिष्क दोनों शक्ति देती है और इनको ज्ञान भी होता है। आइए अब हम आपको बताते हैं इनका छठवां जो स्व अनुभव पर आधारित शिक्षण है कि कोई भी बालक स्वयं जब अनुभव करता है, कोई बालक जब स्वयं अनुभव करता है तो उसको ज्यादा सीख मिलती है। एक उदाहरण के लिए, एक छोटा सा बच्चा आप बार बार प्रयास करके उसको रोकिए, अगर वो आग को देख रहा है तो उसको छूने का प्रयास करता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा ऐसा मत कीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि ऐसा मत कीजिए, बच्चे को स्वयं अनुभव करने दीजिए। अगर बच्चा उसी आग की लौ को छुएगा तो एक बार छूने के बाद दोबारा वो आग की लौ को नहीं छुएगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि स्व अनुभव द्वारा शिक्षण ग्रहण किया जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा पूरा हुआ शिक्षण विधियां, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए। आइए हम आपको आगे बताने चल रहे हैं कि इनका जो है विश्व भारती का किस प्रकार से इन्होंने चल रहे थे, माने इनका विश्व भारती की स्थापना कब हुई थी, ये हम आपको बताने चल रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो अति लघुत्तरी प्रश्न आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि विश्व भारती की स्थापना कब की गई और विश्व भारती को पहले क्या कहा जाता था, ये सब चीज हम आपको बताने चल रहे हैं। विश्व भारती, तो सबसे पहले आप देख लीजिए विश्व भारती की स्थापना कब हुई थी। ये कहा जाता है, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन जो खास बात है जो एनसीईआरटी की बुक में मिलता है कि विश्व भारती की स्थापना सन 1863 ईस्वी में, सन 1863 ईस्वी में किया गया था। और किसने किया था, कब किया था, कहां पे किया था, किस जिले में किया था, कौन सा क्षेत्र था, कौन सा विधानसभा क्षेत्र था, ये सब हम आपको बताने चल रहे हैं। आइए आप ध्यान से देखते रहिएगा कि विश्व भारती, मेन पॉइंट है विश्व भारती, विश्व भारती, इसकी स्थापना कब हुई थी और कैसे हुई थी, किस जिले में हुआ था ये विश्व भारती, और विश्व भारती को पहले क्या कहते थे। तो दोस्तों आप सब बीएड के प्रशिक्षु हैं, आप सबकी परीक्षा होने वाली है, आप सब ध्यान से देखिएगा कि विश्व भारती के पहले उस जगह पर क्या था। तो विश्व भारती जहाँ पर आज है, जिसे विश्वविद्यालय कहा जाता है, आज के समय में पश्चिम बंगाल में है, माने कोलकाता में है। तो इसके पहले उसको क्या कहा जाता था, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान से देखिएगा कि शांति निकेतन 1863 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की गई। 1863 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की गई। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, जिला बीरभूम। और इसकी ऊंचाई, जहां पर ये शांति निकेतन बनाया गया था उसकी ऊंचाई है 58 मीटर और फीट में कहें तो 190 फीट। 190 फीट। ये क्षेत्र कौन सा है, बोलपुर क्षेत्र में ये शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। और इनकी स्थापना करने वाले कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने जहां पर स्थापना किया था वहां पर जमीन 7 एकड़, जो जमीन है 7 एकड़ की जमीन पर इन्होंने स्थापना किया था। किसका, शांति निकेतन का। शांति निकेतन का स्थापना सन 1863 ईस्वी में 7 एकड़ की जमीन पर स्थापना किया गया। आज के समय में वो
क्षेत्र, जैसे विधायक क्षेत्र में कहा जाता है कि बोलपुर, जिला है बीरभूम और प्रदेश पश्चिमी बंगाल। अब आगे आइए देखते हैं, उसी जगह पर, ठीक उसी जगह पर विश्व भारती, यानी कि उसी को विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर 1901 ईस्वी में 5 छात्रों को लेकर के, यानी कि कोई स्कूल खुलता है तो उसमें उस विद्यालय में बच्चे पढ़ने जब आते हैं तो पहले कहा जाता है ना कि बुनियादी जो बच्चे आए हैं उनके लिए कुछ छूट हम देंगे। तो इस प्रकार से शांति निकेतन में जब इन्होंने विश्व भारती की स्थापना किया तो 5 विद्यार्थी को लेकर के इन्होंने स्वयं स्कूल खोला और उस 5 में स्वयं भी थे। उस 5 में रविन्द्रनाथ टैगोर स्वयं भी थे 5 छात्रों में, और इन्होंने स्कूल खोल दिया 1921 ईस्वी में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा पाने वाले विश्व भारती में लगभग 6000 छात्र इस समय पढ़ रहे हैं। लगभग 6000 छात्र इस समय विश्व भारती में पढ़ रहे हैं, और इसको राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? 1921 ईस्वी में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। और इसी के इर्द गिर्द, यानी कि विश्व भारती के इर्द गिर्द ही शांति निकेतन भी बसा है। इसी के इर्द गिर्द शांति निकेतन भी बसा है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ये इतना सब कार्य करते गए। इनकी जीवन के बारे में हमने आपको बताया, इनका शिक्षा दर्शन के बारे में बताया, इनका शिक्षा का उद्देश्य भी हमने बताया, इनका माने विश्व भारती कहाँ पे है इसके बारे में बताया। और इतने महान पुरुष, इनकी मृत्यु कब हुई ये भी आप ध्यान से देखते रहिएगा कि 7 अगस्त 1941 ईस्वी को, 7 अगस्त 1941 ईस्वी को 1941 ईस्वी को महान व्यक्तित्व इस दुनिया को छोड़ के चले गए। दोस्तों आज भी इनकी गाथा गाई जाती है। क्यों गाई जाती है? हर जगह गाई जाती है, विशेष करके कहाँ पे? बांग्लादेश और भारत में। इनकी दो रचनाएं जो आज भारत में एक राष्ट्रगान है और एक बांग्लादेश में एक राष्ट्रगान है। जो राष्ट्र का गान है कि कहीं स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेजों में जब बच्चे जाते हैं तो राष्ट्रगान होता है। ये व्यक्तित्व सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों हम आपको यही सब बता रहे थे। परीक्षा वाले प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा कि वो परीक्षा में कैसा प्रश्न आएगा। प्रश्न आएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन का वर्णन कीजिए, या रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, या रविन्द्रनाथ टैगोर के पाठ्यक्रम का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन, चित्र नहीं बनाना है, सचित्र वर्णन यानी कि हमने बताया कि इनके 3 प्रकार थे, विषय और जो तीनों बताए थे उसके बारे में पाठ्यक्रम में आपको ध्यान रखना है। और या तो अति लघुत्तरी प्रश्न में आएगा कि विश्व भारती की स्थापना कब की गई और विश्व भारती को राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया, और उस विश्व भारती में आज के समय में लगभग कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये हम आपको क्या बता रहे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, कि जो कि परीक्षा में किस प्रकार से आएगा। और इस प्रकार से आप पढ़ते रहिएगा। हम अगले क्लास में कल शाम 6 बजे फिर हम आपको बताएंगे अरविंद घोष का शिक्षा दर्शन, अरविंद घोष का जीवन दर्शन, अरविंद घोष का माने कि पाठ्यक्रम, अरविंद घोष का शिक्षा का उद्देश्य, ये सब हम आपको कल बताएंगे। तो दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। अगली क्लास में कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार दोस्तों।